बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोविडेंट फंड्स पढ़ रहे थे जी, और प्रोविडेंट फंड पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि प्रोविडेंट फंड में हमने कहा कि कितने इश्यूज इन्वॉल्व हैं, 4 इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब हो सकता है सवाल ये 3 एक वक्त में इन्वॉल्व हैं और ये चौथा दूसरे वक्त में इन्वॉल्व है। कल के क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, वो जो 3 साल वाला क्वेश्चन किया, कि ताकि इस साल का सवाल भी आए और हमें समझ आए कि क्या करना है। ठीक है ना। फिर हमने कहा जी प्रोविडेंट फंड 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज। अब हमने वो 4 बातें हर एक के अंदर इनकॉर्पोरेट करके हमें समझ आ गया कि जनाब करना क्या है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में क्या करना है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ये इस पर टैक्स लगेगा, इस पर तो हर एक में ही टैक्स लगेगा। ठीक है ना। क्या है वो गवर्नमेंट है, क्या है वो रिकॉग्नाइज है, क्या है वो अनरिकॉग्नाइज। ठीक है ना। फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉर्मली एग्जाम में ज्यादा टेस्ट हो रहा होता है। इसको हमने देखा कि एम्प्लॉय पर तो टैक्स लगना ही लगना है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर एक लिमिट से आगे जाएगी तो टैक्स लगेगा, साथ साथ इंटरेस्ट अगर एक लिमिट से आगे जाएगा तो टैक्स लगेगा साथ साथ। अब क्योंकि तीनों के ऊपर टैक्स जो लगना था लग गया, नहीं लगना था नहीं लगा, तो पेमेंट के टाइम पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर आ गया जी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय पर तो टैक्स लग गया, लेकिन एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को अनरिकॉग्नाइज होने का मतलब है अभी तो एफबीआर को नहीं पता क्या हो रहा है। अगर ठीक है होने दो जो हो रहा है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कह रहे आने दो जितना भी आ रहा है, कोई बात नहीं है। इसको कब निपटेंगे, जब पेमेंट होगी। तो जब पेमेंट होगी तो अब 3 चीजें मिली हैं, 3 चीजें मिली हैं। एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जिस पे टैक्स लग गया हुआ है, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जिस पे टैक्स नहीं लगा, एक इंटरेस्ट जिस पे टैक्स नहीं लगा। तो इसीलिए था कि जो फाइनल अमाउंट मिली है उसमें से माइनस कर दें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स लगना चाहिए और इस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना। ये सारा काम हम ऑलरेडी करके गए हैं। फिर हमने अलग से भी क्वेश्चंस किए और फिर हमने कुछ थोड़े कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ऐसे बनाकर, इसको भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने किया नहीं होगा जाके ये। ठीक है ना। किया, चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। अच्छा अब आगे चलते हैं जी। अगर इसमें से कोई पास पेपर में क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे आया था। लाइक ये एक सवाल थोड़ा जिनको हम थोड़ा डिस्कस कर लें। सवाल एग्जामिनेशन में 2 तरह के आते हैं। बाद दफा इस सवाल को पढ़ते हैं ताकि आपको दोनों टाइप समझ आए। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, compute taxable income or loss under the correct head of income for the tax year 2008 कह लें, 18 कह लें, in the following cases. Hasrat has been working as a director HR in Shakir Limited for many years. During the tax year 20X8, he received basic salary 6 million. SL also contributed 50,000 per month toward a recognized provident fund. 50,000 per month. अब हमें पता चल गया मल्टीप्लाई कैसे करना है। An equal amount was contributed by Hasrat. Interest income of rupees 3391,000 at the rate of 20% of accumulated balance of the fund was credited to Hasrat account. पूछा उसने क्या था, क्या करवाने को कहा था, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड। एक इस तरह का कोई छोटा सवाल आ गया हमारे पास। बेसिक सैलरी गिवन है, कोई डेट गिवन नहीं है, जॉब शुरू कब हुई, खत्म कब हुई, रिटायर तो नहीं हो गया, इस तरह। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर वाला सवाल हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 वाला सवाल हुआ। बस एक बात थी कि यार ये तो डायरेक्टर है, तो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है वो एम्प्लॉय ही कंसिडर होता है। और दूसरा हमें चाहिए था कि फंड की नेचर कौन सी है, तो पता चल गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। इन 2 की मदद से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही है ना। तीसरी बात, हमें बैलेंस उसने बताया हुआ था और नहीं, इंटरेस्ट इनकम बताई हुई थी, बैलेंस नहीं बताया हुआ था। साथ उसने रेट दे दिया तो इसकी मदद से बैलेंस निकल आएगा। ठीक है ना। 33,91,000 को डिवाइड कर देंगे 20% से, ये बैलेंस इन द फंड आ जाएगा और उसके ऊपर 16% हमें अलाउ होगा। तो जनाब टैक्सेबल इनकम, हेड ऑफ इनकम, बेसिक सैलरी आ गया जी। कितनी आ गई जी, 6 मिलियन। अब बेसिक सैलरी उसने हमें पर मंथ नहीं बताई थी, एनुअल बताई थी। ठीक है ना, कि पर मंथ बताई थी।
पर मंथ बताई थी 6 million. He received basic salary 6 million during the year. ठीक है ना, पर मंथ नहीं बताई थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर मंथ बताई हुई है। ठीक है ना, ये यानी एग्जामिनर ये वाली टेक्निक यूज कर रहा है, आपको ये समझना है ना फिलहाल, कि बात बातें वो एनुअली बता देता है, बात बातें क्वार्टरली बता देता है, बात बातें मंथली बता देता है। हमें पता है जब हम वर्किंग करें हमें हर चीज एनुअलाइज करनी है। ठीक है ना, तो अगर कोई एनुअलाइज नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा, डिपेंडिंग के कैसी पीरियोडिक उसने हमें बात बताई है। तो बेसिक सैलरी जनाब पहले ही एनुअलाइज थी, लेकिन प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। अब हमने देखना है लिमिट क्या है, अब देखना पड़ेगा फंड कौन सा है, रिकॉग्नाइज, तो लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। देखिए मैंने डियरनेस अलाउंस को रेड किया हुआ है कि इसका मतलब है ये गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है तो फिर ये 0 है। तो 6 लाख रुपया ये आ गया, और दूसरी क्या आ गया 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। तो 6 लाख उसने डाले थे, 1.5 लाख की लिमिट थी, 4.5 लाख रुपया सैलरी में ऐड हो गया। ठीक है ना, अब आप जरा गौर करें कि जो सवाल एग्जाम में आ रहा है या जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें कितना गैप है, तो वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना अच्छा जी, इसका मतलब है विच एवर इज लोअर चला गया। अब इंटरेस्ट की बात आ गई। सबसे पहले तो पिक करना इंटरेस्ट गया कितना है, 33,91,000, 33,91,000। अब लिमिट चेक करनी है, क्या लिमिट है जी, हायर ऑफ नंबर 1 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस नहीं गिवन 20 लाख तक। ठीक है, नंबर 2 बैलेंस का 16%, बैलेंस निकाला 33,91,000 20% से तकसीम किया, 16% लिया, ये आ गया 27,13,000, विच एवर इज हायर, 27 लाख एग्जाम्प्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब है अब ये बड़ा पुराना एम्प्लॉय है, अब फंड में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हमने पिछले सारे सवाल जो किए थे उसमें इंटरेस्ट नॉर्मली इनकम में ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी अमाउंट ही थोड़ी सी थी, और ये 1/3 एक बड़ी लिमिट आ जाती थी शुरू के सालों में। लेकिन अब पैसे इकट्ठे होते होते जरा डिवाइड करें ना, 33,91,000 को 20% से तकसीम करें तो ठीक कर लें, अगर 200 का फर्क है। ओके 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 2800 ठीक कर ले उसको, कोई बात नहीं। 16 पॉइंट इतने पैसे इकट्ठे हो गए वहां फंड में। अब जाहिर है जब फंड में पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं तो एक लिमिट आएगी कि आपका इंटरेस्ट अपनी लिमिट से एक्सीड करना शुरू कर गया है। तो ये वही वाला सवाल है कि जहां इंटरेस्ट अपनी लिमिट से एक्सीड करना शुरू हो गया। तो उसूल हमारे ध्यान में एक ही है, एम्प्लॉयर एक लिमिट तक कंट्रीब्यूशन डाल सकता है, एक लिमिट तक इंटरेस्ट डाल सकता है। अगर उस लिमिट से वो ब्रेक करेंगे, रिमेनिंग विल बी एडेड टू योर सैलरी। यहां एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी 4.5 लाख से एक्सीड कर रही थी, और इंटरेस्ट की कंट्रीब्यूशन भी 6,78,000 से एक्सीड कर रही है। तो जनाब ये दोनों अमाउंट हमने ऐड कर दी, दैट्स इट। अब गौर करें कि क्या फर्क था इन दोनों बातों में। दे दो बेटा, इन बातों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। ठीक है ना, जो सवाल आप करके जा रहे हैं और इसके दरमियान में कोई गैप नजर नहीं आ रहा। एग्जाम का लेवल वही है जहां पर आप क्लास में चीजों को पढ़ रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा जनाब, फिर एग्जामिनर ने अपने कुछ कमेंट भी डाले, फिर मार्किंग भी बताई हुई है कि कैसे होती है। एक और सवाल उठाते हैं 2020 का। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन केमिकल लिमिटेड एज ए मार्केटिंग मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2000। अब रिटायरमेंट वाली बात आ गई, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, रिटायरमेंट 6 महीने ड्यूरिंग द ईयर वाले रूल लगेंगे और फिर रिटायरमेंट वाला रूल भी लगेगा। He received the following amount in final settlement from SCL. Leave encashment 4 million from unapproved provident fund. अनअप्रूव्ड, अब अनअप्रूव्ड कब आ सकता है, रिटायरमेंट वाले साल में ही आएगा, क्योंकि बाकियों में तो नो ट्रीटमेंट वाली बात हो रही थी। ठीक है ना, 4 million फ्रॉम
अनअप्रूव्ड, लेकिन अनअप्रूव्ड आया तो फौरन हमें एक चीज पता है कि यार 3 में से एक चीज तो टैक्स हुई है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। 50% ऑफ दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय साजिद। इसका मतलब है रिमेनिंग 2 मिलियन ऐड होने वाली बात बनेगी। अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी, अनअप्रूव्ड। अब ग्रेजुएटी में हमने देखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेजुएटी, अप्रूव्ड बाय कमीशन और अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड। ठीक है ना, इसका मतलब है 75,000। ठीक। He also acquired the vehicle provided to him by SCL at accounting written down value of 500,000। कौन सी वाली वैल्यू? वो जो नवीद अंसारी साहब निकलवा रहे हैं WDV अकाउंटिंग में। अगर टैक्स वाले अकाउंटिंग वाली तो नहीं मानते, टैक्स वाले तो कहते फेयर मार्केट वैल्यू बताओ, ये एसेट अगर बेचते तो कितने का बिकता। द मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 2 मिलियन। डेप्रिसिएटेड वैल्यू 5 लाख आ रही है, लेकिन अगर इस गाड़ी को बेचें तो 2 मिलियन की बेचते हैं। बेची हमने कितने की है? He also acquired the vehicle provided to him by SCL at accounting written down value। इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने 20 लाख वाली गाड़ी इसे 5 लाख की दे दी। तो हमने उसूल पढ़ा था, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो माइनस जो एम्प्लॉय ने दिए हैं वो माइनस कर दें। 15 लाख का बेनिफिट हो रहा है, 15 लाख विल बी एडेड टू सैलरी। लेकिन ये तो हम एक कन्वेंशनल तरीके पे सवाल पढ़कर आए हैं। अब देखना एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव बेनिफिट रिसीव्ड बाय। कंप्यूटेशन का सवाल नहीं है, डिस्कस का सवाल है। डिस्कस का मतलब है हर बात को हमें बताना है, ये इस हेड में जाएगा, इतना जाएगा, ये यानी कैलकुलेशन को करके नहीं दिखाना, लिख कर दिखाना। जहां अमूमन तलबा को मौत वाक़, ठीक है ना, लिखना ही तो मसला है ना, और लिख कर ही देखते नहीं है। ठीक है ना, वो कहते हैं अच्छा अच्छा लिखना है, अच्छा अच्छा, हालांकि मसला ही यहाँ है। ठीक है ना, इसलिए ये वाले सवाल, अगरचे एक अच्छी खबर ये 2020 का सवाल है। अब इस तरह के सवालों का वेटेज कम हो गया है, ये नहीं कि आने खत्म हो गए, वेटेज कम हो गया। अब ज्यादा, क्योंकि टैक्स के पेपर का नाम चेंज किया ICAP ने, टैक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, टैक्स प्रैक्टिसेस बता रहा है कि नहीं अब न्यूमेरिक न्यूमेरिक न्यूमेरिक, इसलिए पेपर में इतने सारे ढेर सारे न्यूमेरिक आते हैं और आप आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट तकड़े हैं तो। लेकिन फिर भी इस तरह का सवाल आते हैं, अब उसकी परसेंटेज कम हो गई। तो असल में मैंने ये दोनों सवाल इसीलिए लिए थे कि एक सवाल मैंने उठाया कि प्योर कैलकुलेशन का सवाल आ रहा है तो कैसे करना है, हमें फॉर्मेट चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यहां भी चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा सवाल आया है इसमें चाहिए, फॉर्मेट नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, फॉर्मेट नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन मैंने ये 2 पास पेपर के सवाल उठाकर अपने लेक्चर स्लाइड में क्यों ऐड किए हैं। अच्छा जनाब, 1 by 1 लीव एनकैशमेंट। कोई लीव एनकैशमेंट फ्री अवार्ड भी थी, कोई एग्जाम्प्ट थी किसी बंदे की? किसकी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। और कौन से वाली? प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, याद है लफ्ज़ ये, वो वाली एग्जाम्प्ट। ये तो सन केमिकल में बात कर रहा है, इसकी तो लीव एनकैशमेंट की कहानी कोई नहीं है, तो सीधी सीधी सैलरी में ऐड होने। फिर आ गया जनाब 4 लाख फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। 50% इसके अपने पैसे हैं, तो 2 लाख की 20 लाख की 2 मिलियन की बात हो रही है। और 2 मिलियन क्या होगा? विल बी एडेड टू द सैलरी। कहाँ चेक हेड में टेस्ट होगा? सैलरी में। फिर अनअप्रूव्ड ग्रेजुएट, अनअप्रूव्ड 75,000 और 50% विच एवर इज लोअर, और फिर फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब है ये 4 प्रोविजन हमें डिस्कस करनी है। बेनिफिट रिसीव्ड बाय साजिद ऑन हिज रिटायरमेंट वुड बी ट्रीटेड as leave encashment comes under the definition of salary and therefore it would be fully taxable।
किसी बच्चे ने अमाउंट लिख दी तो और अच्छा कर दिया, ₹6 million will be added to his, या 600,000 will be added to his taxable salary income। 6 लाख थी, ठीक है ना। अगर अमाउंट भी लिख दिए तो और अच्छी बात। Since the amount was received from unapproved provident fund, the employer's contribution and interest on accumulated balance would be taxable in the year of receipt. So in this scenario, 2 million will be added to his taxable income. That is the more appropriate answer. ये मैंने तो ICAP का as it is copy किया हो ना यहाँ पे standard solution, लेकिन अगर हम इसे बना रहे होंगे, हमारा स्टूडेंट बना रहा होगा, वो इसमें फिगर्स भी ऐड कर देगा ताकि थोड़ी वैल्यू और ऐड हो जाए। बिकॉज उसने ये नहीं कहा था कि कैलकुलेशन करके मुझे बताओ टोटल पैसे कितने बनते हैं, ये नहीं कहा था। उसने कहा था अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव बेनिफिट रिसीव्ड। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव बेनिफिट रिसीव्ड। तीसरी बात आ गई, इन केस ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी exemption is available up to 75,000 or 50% of the amount received, whichever is. Therefore, the amount to be included in such is taxable would be। अब यहाँ उसने कैलकुलेट भी करके दिखा दिया। एक जहन में पैदा होता है कि नहीं नहीं कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं चाहिए थी, नहीं कर, वो खुद भी करके भी दिखा रहा है। हम कह रहे हैं कि फिर ये कैलकुलेशन सारी जगह करेंगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। एक राय ये भी हो सकती थी ना कि नहीं सर डिस्कशन वाले में कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, ICAP कहता नहीं करनी चाहिए, नहीं ये नहीं कहना ना, यहाँ कर दिया। Since the market value of the vehicle was more than cost of acquisition, the difference, that is 500,000, would be included in his taxable income। यहाँ दो पे करके दिखा दिया उसने। एक्चुअली ICAP ऐसे क्यों करता है? ICAP आपको बताता है कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। फिर टीचर आपको गाइड कर रहा होता है कि यार इसमें से बेस्ट प्रैक्टिस ये थी, तो हम यार चारों में ही इसकी कैलकुलेशन, यहाँ भी 6 लाख लिख कर आते, यहाँ भी 2 मिलियन लिख कर आते, यहाँ उसने खुद ही कर दिया, यहाँ उसने खुद ही कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये समझ आएगी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। बास क्वेश्चन में फिर हमें कलम हिलानी पड़ेगी, फिर लिखने की आदत होनी चाहिए, फिर पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो मैंने दोनों कंट्रास्ट आपको दिखा दिए। ऑब्वियसली इस तरह के सवाल में रिलेटिवली बच्चा फंस जाता है क्योंकि लिखना पड़ रहा है, और इस तरह के सवाल में बच्चा नॉर्मली गुजर जाता है बिकॉज अगर उसने घर जाके कोई 1-2 सवाल भी किए हुए हैं तो सवाल 100% वैसा ही आ रहा है जैसे आपने किए हुए हैं। वो जो एक इम्प्रेशन आपके जहनों में सीए का है ना कि जनाब एग्जाम में तो इस तरह के सवाल आते हैं बंदे ने देखे भी नहीं होते। अब जरा वो पिछली आपको था, मैं तो ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला टीचर नहीं हूँ, माइनर सी जो स्लाइड के अंदर प्रैक्टिस है आपने ये करके गए हो, आप एग्जाम में ये सवाल आया तो बताएं कितना वेरिएशन आ गया। और 100% ऐसे ही होना है, 100% ऐसे ही होना है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन सिर्फ यह है कि आप वो करके गए हो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, वो करके गए हुए हैं। इसलिए ये इंप्रेशन तो जहन से निकाल दें कि ऐसा सवाल आएगा जो आपने देखा नहीं होगा। नहीं नहीं, 100% ऐसा सवाल आएगा अल्लाह के हुक्म से जो इस तरह के आप करके गए होंगे, बल्कि आप वहाँ शक में पड़े हुए होंगे कि कोई खैर हो सही, ठीक है ना। इसलिए आप इस टेंशन में नहीं आना। एग्जामिनर कमेंट्स, ये जो आखिरी वाला था, examiners failed to appreciate the leave encashment was chargeable to tax under the head salary। कहते हैं लीव एनकैशमेंट ही एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड रॉन्गली कंसिडर्ड टू बी 1.5 लाख। वो फिगर मिस हो जाती है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ ली? पढ़ लिया ना। वो कौन सा एरर है जिसमें हम फिगर्स को आपस में कंपटीशन, तो टोटल वाले को कहते हैं। कट्ठा पढ़ लिया तुम लोगों ने, नाम ही नहीं तुम्हें पता है। चलो चलो ऐसे ही कह लें, जिसमें हम फिगर को आगे पीछे कर देते। एक एरर ये भी था ना, ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये वही वाला एरर है कि 1.5 लाख कहीं और लिखा हुआ था, उसे उठा के कहीं और लिख दिया, ठीक है ना। 1.5 लाख कहीं लिखा हुआ था, उसे उठा के कहीं लिख दिया। आगे चलेंगे। एग्जामिनर्स कंसिडर्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एज फुली, यानी बच्चों ने वो जो माइनस करना था हमने 5 लाख एम्प्लॉय से जो लिया, अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, वो हमने कंसिडर नहीं की। बच्चा वो गलती कराया।
ये वाली गलतियां नॉर्मली बच्चों ने की हैं। और मार्किंग कैसे हो रही है, वो कह रहा है भाई हर बात का अलग अलग एक एक नंबर था, 4 बातें करनी थी तो 4 मार्क्स वहाँ पे थे। तो एक साइंटिफिकली पेपर चेक हो रहा था। ऐसे नहीं है कि वो जो आप कहते हैं जनाब बेगम से लड़के बैठा हुआ था इसलिए मुझे फेल कर दिया है, वहाँ तो कोई लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो लिखा हुआ है कि भाई ये एक एक नंबर है, इस तरह चल रहा है, ठीक है ना। तो ये असल में आई कैप अब ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको पब्लिक करता है। हर पेपर के साथ 4 चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन पेपर, स्टैंडर्ड आंसर, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम। 4 डॉक्यूमेंट एग्जामिनर अब पब्लिक करता है ताकि बच्चों को पता हो कि यार एक साइंटिफिकली ये सारा काम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा कि जैसे मर्जी कर ले। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे कई सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब आएंगे तो हम छोटे छोटे 2-3 पॉइंट हमने और डिस्कस करने हैं, लेकिन असल में ये तो एक एक लाइन के पॉइंट हैं, ये कुछ नहीं। अब हमने वो जो सेक्शन 14 वाली बात आ रही थी ना डेफिनेशन में, एम्प्लॉई शेयर स्कीम, इसका जिक्र कहीं थोड़ा सा उधर भी आया था, किधर कैपिटल गेन में आया था, लेकिन अभी कैपिटल गेन हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ हेड पर ही बात की है, ठीक है ना। इसका जिक्र उधर भी हमें नजर आएगा, लेकिन मुझे ज़रा मेरी फैमिली में एक डेथ हुई है, मुझे उधर पहुंचना है, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मैं थोड़ी क्लास अर्ली छोड़